योगः कर्मसु कौशलम। मेरे साथ गुजरात यूनिवर्सिटी के बहुत सीनियर फैकल्टी महेश भाई पटेल उपस्थित है। महेश भाई पटेल 10 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में वो रेगुलरली लिखते हैं और जीपीएससी, यूपीएससी जैसी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो मैं महेश पटेल सर से विनती करूंगा कि हमें टॉपिक के बारे में मार्गदर्शन दें। श्री महेश पटेल सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Dear respected teachers, and wish you happy Guru Purnima. Myself, Dr. Mahesh Patel, and I am working with socio-economic data and survey. Today I talk about geography and social sciences. Which of the concepts are related to social sciences and it is used in geography. I will try to talk on some topics in which what is a geography perspective, how can geography and social science be connected by different concepts, what are key concepts of geography, and last one is usefulness and importance and effectiveness of mapping method for all social sciences. जब हम भूगोल विषय के साथ सोशल साइंस विषयों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तब ऐसे कई विभावना, कई अलग अलग ऐसे विषयों के संदर्भ में हम आज बात करेंगे जिसका संबंध सोशल साइंस से भी है और सभी जो सोशल साइंस हैं उन विषयों के जो कंसेप्ट है जो ज्योग्राफी के अभ्यास में हम उपयोग में लेते हैं उनकी भी डिस्कशन करेंगे। जब हम भूगोल विषय के संदर्भ में सर्वप्रथम सोचते हैं सभी सामाजिक विज्ञानों को साथ रखते हुए अगर हम भूगोल विषय के संदर्भ में, संशोधन के संदर्भ में, विषय के अभ्यास के अलग अलग विषयों के संदर्भ में जब हम सोचते तब हम ये एक सोच के साथ उन टॉपिकों के बारे में, उन सभी सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि भूगोल विषय मतलब प्राकृतिक और प्राकृतिक विषयों के संदर्भ में संशोधन। प्राकृतिक का अर्थ यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह पर जो अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, संसाधनों का वितरण है, संसाधनों की उपलब्धता है, संसाधन की मात्रा के साथ उनके प्रादेशिक विकास में उसका जो उपयोग है उन सभी के बारे में हम सोचते हैं। बट भूगोल विषय का जो अर्थ है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। भूगोल विषय का शुरुआती विकास प्राकृतिक विज्ञानों के साथ रहा जिसमें अलग अलग शाखाओं का विकास हुआ जो अलग अलग क्षेत्र में पृथ्वी से संबंधित मंडलों की और उनके संबंधित प्रक्रिया, उनके कारणों, उनसे निर्मित भूदृश्य की और उनसे संबंधित अलग अलग विकास की जो पैटर्न है उनको समझने का प्रयत्न हुआ। बट उसके बाद मानव भूगोल का विकास हुआ और मानव भूगोल के संदर्भ में अलग अलग विषय शाखाओं का विकास हुआ और जो मानव भूगोल के साथ संबंधित शाखाएं हैं वो खास तौर पर सामाजिक भूगोल विषय के साथ जुड़े हुए हैं।
और सामाजिक भूगोल विषय की जो मुख्य विभावनाएं हैं, सामाजिक भूगोल के साथ सांस्कृतिक भूगोल की बात करें हम, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें हम, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी की बात करें हम, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें हम, तो ये सभी जो विषय है वो सामाजिक विज्ञान से संबंध रखते हैं। जब हम ज्योग्राफी के संदर्भ में सोचते हैं तो अलग अलग डेफिनेशन के आधार पर अगर उनका हम सामान्य अर्थ स्पष्ट करें, अगर उसके संदर्भ में हम कुछ विचार को एक स्टेटमेंट के रूप में रखें, तो ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है? भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान है जो पृथ्वी के आसपास, पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से जुड़े सभी घटनाएं, परिघटनाओं का क्षेत्रीय पैटर्न के रूप में अभ्यास करता है। अब हम क्षेत्रीय पैटर्न का अगर बात करें, स्पाशियल पैटर्न की अगर हम बात करें, तो उसमें प्रदेश के साथ, क्षेत्र के साथ, स्थान के साथ ऑल टाइप्स ऑफ फेनोमेना को जोड़ते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, उनकी संरचना को समझते हैं, उनसे निर्मित पैटर्न का अभ्यास करते हैं, उनके संबंधित अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों, उनकी उपयोगिता, उनके साथ जुड़े हुए सभी प्रकार की जो विकास की विशेषताएं हैं उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। और इसी कारण सामाजिक विज्ञानों का संबंध भूगोल विषय से सटीक और नजदीक है। भूगोल विषय में मानव भूगोल की विकास की शुरुआत मैन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन से हुई, उनके संबंधित प्रक्रियाओं को समझने से हुई। उन प्रक्रियाओं का अभ्यास मैन एनवायरमेंटल अप्रोच के साथ शुरुआत हुई। और जब हम मैन यानी पीपल यानी सोसाइटी और उसके संदर्भ में एनवायरमेंट यानी नेचर यानी प्राकृतिक विशेषताएं को जोड़ते हैं, एक साथ लेके जब हम बात करते हैं, तो अलग अलग प्रदेश की पहचान, उनकी विकास की प्रकृति, उनके विकास का स्वरूप और उनकी स्थलाकृतियों का जो निर्माण है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो उनका जो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट है वो नेचर से जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो भूगोल से जुड़ा हुआ है। जब हम इतिहासविदों की बात करते हैं तो वो खास तौर पर समय को अच्छी तरह व्यवस्थित करते हुए हमारे सामने रखते हैं। तो भूगोल वेताओं की अगर हम बात करें तो वो कोई एक स्थान को, कोई एक क्षेत्र को, प्रदेश को व्यवस्थित रखते हुए हमारे सामने एक प्रदेश की विशिष्टताओं को रखते हैं। उनकी संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, उनसे संबंधित जो भी विकास का प्रतिरूप है, उनके संबंधित जो भी कारण हैं, उनको हमारे सामने रखते हैं। अलग अलग भूगोलवेता ये स्थान, क्षेत्र और प्रदेश को अच्छी तरह समझने के लिए, हमारे सामने व्यवस्थित रूप से रखने के लिए पूरे विश्व के संदर्भ में विकास की प्रतिकृति को समझने के लिए 3 क्वेश्चन रखते हैं। Where is it? Why is there? And what are the consequences of the being there? जब हम प्राकृतिक विशेषताओं की बात करते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों की बात करते हैं, भौतिक भूगोल की बात करते हैं, तब सर्वप्रथम समग्र विश्व पर
या तो पृथ्वी पर जो भी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, उन वितरणों में हम अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों की जो उपलब्धता है, उनका जो स्थान है, क्षेत्र है, जहां पे वो अवेलेबल है, उनका सटीक और योग्य मार्गदर्शन हमें भूगोल विषय के संदर्भ में प्राप्त होता है। विश्व के संदर्भ में अलग अलग क्लाइमेटिक जोन की हम बात करें, अलग अलग प्राकृतिक विशेषताओं से जुड़े हुए प्रदेशों की बात करें, अलग अलग डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की बात करें, तो उन सभी प्रदेशों की जो वर्तमान स्थलाकृति और पहचान है, वो इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर है। और इन्हीं संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरह समझने के लिए भूगोल विषय हमें मार्गदर्शित करता है। हम प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं कि मानव सभ्यता का विकास अलग अलग स्थानों पर जो नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, वो भी प्राकृतिक संसाधनों के आसपास नजदीकी में हुआ है। चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, चाहे हम नील घाटी सभ्यता की बात करें, हवांगो घाटी सभ्यता की बात करें, वो सभी प्रकार की सभ्यताओं का विकास इन नदियों के आसपास हुआ है, इन प्राकृतिक संसाधनों के आसपास हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का जो भी वितरण है, वो कहां पर है, क्यों है, उनका जवाब हम भूगोल विषय से प्राप्त करते हैं। क्यों है उसके संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जो भी प्राकृतिक संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग समय में रहा होगा, उनके पीछे के कारण क्या है, उनकी निर्माण की प्रक्रियाओं कौन सी जिम्मेदार रही होगी, उन सभी प्रक्रियाओं से संबंधित विशिष्टताएं कौन कौन सी हैं, और उनके संदर्भ में हम वर्तमान में अलग अलग क्षेत्र पर ये संसाधनों से संबंधित आर्थिक विकास, मानव समाज और उनकी विशेषताओं को समझते हैं। एक प्रकृति का प्रभाव जब हम समाज पर देखते हैं, तो ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए सभी प्रकार के फेनोमेना हैं, उनको हम अलग अलग रूप से देखने का प्रयत्न भूगोल विषय में होता है। उनका मानव समाज के साथ, मानव समाज पर जो भी प्रभाव है, जो भी उनकी अंतरक्रिया है, इंटरेक्शन है, उनको समझने का कार्य भी भूगोल विषय के संदर्भ में होता है। अंत में हम जब बात करते हैं कि इन्हीं प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की परिणामों की असर क्या है और उनके परिणाम क्या है, अलग अलग विश्व के सभी देशों की हम बात करें, तब कहीं पे भी एक प्रकार से, एक समान से संसाधनों का वितरण नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे प्रदेश हैं, कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे देश हैं जहां पे संसाधन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, और कई देश ऐसे हैं जहां पे कुछ ही मात्रा में प्राप्त होता है, नहीं होता है। तो ये जो असमान संसाधनों का जो वितरण है, उनकी असर उन प्रदेशों पर, उन प्रदेश की संस्कृति पर, उन प्रदेश की सभ्यता पर, उन प्रदेश की सामाजिक विशेषताओं पर, आर्थिक विशेषताओं पर, आर्थिक विकास पर होता है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जो प्रदेश का विकास रहता है, उनको हम एक मैन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन के थ्रू समझते हैं। भूगोल विषय में उनको एक मैन एनवायरमेंटल अप्रोच के आधार पर
समझने का प्रयत्न होता है। तो जब हम सामाजिक विज्ञान में संशोधनों के विषयों पर काम करें, अलग अलग हम अभ्यास के विषयों की चर्चा करें, अलग अलग अभ्यास के क्षेत्रों में हम डिस्कस करें, तो उन सभी क्षेत्रों में ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव को अगर ध्यान में रखकर उन टॉपिक पर चर्चा की जाए, समझने का प्रयत्न किया जाए, संशोधन में उनका महत्व को देखा जाए, तो उनके परिणाम सटीक आते हैं, स्पष्ट आते हैं, इफेक्टिव आते हैं। और इसी कारण की वजह से आज हम ये प्रयत्न करेंगे कि किस तरह से अलग अलग प्रकार की जो विभावनाएं हैं, जो अलग अलग सामाजिक विज्ञानों के अभ्यासों में उपयोग में ली जाती हैं, उनके विषयों की मुख्य विभावनाओं में उनका स्थान है, उन सभी प्रकार के कंसेप्ट को ज्योग्राफी में, सोशल ज्योग्राफी के रूप में, ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में हम उनको कैसे अभ्यास के दृष्टिकोण से देखते हैं। और उसी तरह से ज्योग्राफी विषय की भी कुछ विभावनाएं हैं, ज्योग्राफी विषय की भी की कंसेप्ट हैं, उनका अभ्यास सामाजिक विज्ञानों में होता है। सामाजिक विज्ञान की अलग अलग जो उपशाखाएं हैं, उनमें ज्योग्राफी के एक विषय के रूप में, एक उपशाखा विषय के रूप में स्थान दिया हुआ है और उनका अभ्यास भी अलग अलग सामाजिक विज्ञानों में होता है। तो अब हम अलग अलग विषयों के संदर्भ में समझने के पहले ज्योग्राफी जो मुख्य शाखा है, प्रमुख शाखा है, उनके बारे में थोड़ा हम ख्याल प्राप्त करते हैं। मुख्य तौर पर भूगोल विषय में दो मुख्य शाखाओं का अभ्यास होता है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के संदर्भ में यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, रीजनल ज्योग्राफी और उसके अलावा भी कई अलग अलग शाखाओं के संदर्भ में प्राकृतिक विशेषताओं को समझने का प्रयत्न किया जाता है। इन सभी विषयों के संदर्भ में जो भी पृथ्वी के निर्माण प्रक्रिया, उनसे संबंधित अलग अलग प्रकार के जलमंडल, वातावरण, भूमंडल संबंधित जो भी विशेषता है, उनको अलग अलग शाखाओं के संदर्भ में समझने का प्रयत्न होता है। उसके साथ हम मानव भूगोल का भी अभ्यास करते हैं। मानव भूगोल के संदर्भ में यहाँ पे कुछ जो भी अलग अलग प्रकार के विषयों का नाम रखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं सामाजिक विज्ञानों के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम अलग अलग इन विषयों के संदर्भ में डिस्कशन करते हैं, तब ये सोशल ज्योग्राफी के संदर्भ में, ह्यूमन ज्योग्राफी के संदर्भ में, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के संदर्भ में, रूरल और अर्बन ज्योग्राफी के संदर्भ में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के संदर्भ में, जो अलग अलग सामाजिक विज्ञानों के साथ जुड़ा हुआ है, इनके संदर्भ में जब हम डिस्कशन करते हैं, तो जैसे कि हम सोशियोलॉजी के संदर्भ में अलग अलग विषय शाखाओं का भूगोल के संदर्भ में जो अभ्यास किया जाता है, तो सोशल या सामाजिक भूगोल के संदर्भ में कल्चरल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, साथ ही में हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान है। ये सब विषय सोशियोलॉजी से नज़दीक से संबंध रखते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स विषय के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रिसोर्सेज ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्टेशनल ज्योग्राफी है, टूरिज्म ज्योग्राफी है, या तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है। ये सभी विषय भी इकोनॉमिक विषय के साथ जुड़े हुए हैं। तो बाकी सभी जो भी विषय है, वो भी अलग अलग सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से भूगोल विषय का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ, सोशल साइंसेस के साथ है। उसमें मुख्य तौर पर हम सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड लास्ट इज एंथ्रोपोजियोलॉजी के संदर्भ में बात करेंगे। मुख्य कंसेप्ट के संदर्भ में जब डिस्कशन की बात करते हैं, तो उसमें सामाजिक भूगोल और अन्य जो भी मानव भूगोल से संबंधित विषय शाखाएं हैं, उनमें
सामाजिक विज्ञान के अभ्यास के भाग रूप आने वाले जो भी विभावनाएं हैं उनका अभ्यास किस तरह से किया जाता है, किस तरह से अलग अलग प्रकार के ज्योग्राफी के शाखाओं में उनका अभ्यास करने से संबंधित विषयों को देखा जाता है, उन विषयों को किस तरह से समझने का प्रयत्न किया जाता है, उसके संदर्भ में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी की बात करते हैं हम। उनसे कनेक्टेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें मुख्य तौर पर 4 विभावनाओं को सामाजिक भूगोल के संदर्भ में समझने का प्रयत्न किया जाता है। सबसे पहले हम सोशियोलॉजी की बात करें तो उसमें कई प्रमुख विभावनाओं को अभ्यास में उपयोग में लिया जाता है और उनमें से ये 4 विभावनाएं हैं जो भूगोल और सामाजिक भूगोल के साथ संबंध रखते हैं। जिस तरह से सोशियोलॉजी की प्रमुख विभावना द फैमिली है, उस तरह से जियोग्राफी की प्रमुख विभावना रीजन है, प्रदेश है। समाज से जुड़े हुए अलग अलग एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अदर फंक्शनल एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट, ये सभी प्रकार के जो विषय हैं वो सामाजिक भूगोल में भी अभ्यास में लिए जाते हैं और उसके संदर्भ में हम ये सभी विषयों का अभ्यास करते हैं जो सामाजिक विज्ञानों के भागरूप विशेषताओं और अभ्यास के विषयों के संदर्भ में रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली कॉन्सेप्ट की। तो सोशियोलॉजी में फैमिली को एक यूनिट के रूप में देखा जाता है, बट भूगोल विषय में फैमिली को एक इंस्टीट्यूट के रूप में देखा जाता है। जब हम अलग अलग प्रकार के सोशल ग्रुप की बात करते, अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप की बात करते, तब हम सर्वप्रथम ये ख्याल रखते हैं कि फैमिली भी एक ग्रुप है। समाज के संदर्भ में एक जुट या ग्रुप का क्या महत्व है। कोई एक व्यक्ति से जुट का निर्माण नहीं होता है। एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है तब रिलेशन बनता है। जब रिलेशन बनता है तब जुट का निर्माण होता है और जुट के बीच की अंतरक्रिया, इंटरेक्शन के अंत में कम्युनिटी का निर्माण होता है, समुदाय का निर्माण होता है और अलग अलग समुदाय जब मिलते हैं तब समाज का निर्माण होता है। भूगोल विषय में मुख्य तौर पर सामाजिक भूगोल के संदर्भ में 2 प्रकार के ग्रुप का अभ्यास किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में ओनली फैमिली को एक जुट के रूप में लिया जाता है। फैमिली को हम मुख्य तौर पर 2 रूप से देखते हैं, एक एकल परिवार और संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एंड कंबाइंड फैमिली। एंड सेकेंड, जो सेकेंडरी ग्रुप है वो सभी प्रकार के कार्यों के साथ संबंधित है, अलग अलग उद्देश्य से निर्मित जूथों का निर्माण है, अलग अलग प्रकार के कार्यों से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति की खुद के इंटरेस्ट और हॉबी के साथ जुड़े हुए ये ग्रुप हैं। हम अपने आसपास कई प्रकार के इस प्रकार के जूथों को देखते हैं जो अपने कुछ समय के कार्यों के लिए, कुछ समय के उद्देश्यों के लिए, कुछ समय के एम्स के लिए बने हुए होते हैं और उनमें सभी जो सभ्य है वो एक समान ऑब्जेक्टिव को साथ रखते हुए अपना कार्य करते हैं। जब हम फैमिली के संदर्भ में प्रदेश की बात करें तो उनको किस तरह से एनालाइज किया जाता है। एक फैमिली को हम अलग अलग प्रदेश के साथ जुड़ते हैं तो उसमें परिवार और परिवार से संबंधित जो विशेषता है उन पर उस प्रदेश का, प्राकृतिक विशेषताओं का, क्षेत्र का क्या प्रभाव है।
उनके जो भी विचार है, उनकी जो सोच है, उनके जो भी आदतें हैं, उनका जो भी थिंकिंग है, ये सभी पर उस प्रदेश की विशेषताओं का प्रभाव रहता है। जिस तरह से हम खास करके देखें कि एक अर्बन सोसाइटी है, एक रूरल सोसाइटी है। अर्बन और रूरल सोसाइटी के संदर्भ में हम सब ये जानते हैं कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवारों की संख्या बढ़ रही है और खास करके शहरी क्षेत्रों में ये संख्या ज़्यादा है, और ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में ये संख्या, संयुक्त परिवारों की संख्या ज़्यादा है, जबकि न्यूक्लियर फैमिली की संख्या शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जो न्यूक्लियर फैमिली है, उनमें सोशलाइजेशन की प्रोसेस, उनमें व्यक्ति के विचार, उनके सोच, उनकी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार, ये सभी प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो संयुक्त परिवार की तुलना में अलग है। तो इस तरह से फैमिली बिहेवियर और एटीट्यूड का अभ्यास फैमिली कंसेप्ट के भाग रूप करते हैं। सेकेंड कंसेप्ट है ट्राइबल, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ट्राइबल, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी कंसेप्ट ये मुख्य तौर पर सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है, जिसमें प्रादेशिक विभिन्नताओं का अभ्यास, अलग अलग सामाजिक विभिन्नताओं का अभ्यास, प्रदेश के साथ सामाजिक परिस्थितियों का अभ्यास ट्राइबल सोसाइटी के संदर्भ में, रूरल सोसाइटी के संदर्भ में और अर्बन सोसाइटी के संदर्भ में किया जाता है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक विभिन्नताओं और विशेषताओं की बात करते हैं, तब ये विभावना को साथ रखकर उन सभी विभिन्नताओं को आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न किया जाता है। रूरल, अर्बन और ट्राइबल सोसाइटी के संदर्भ में विकास की पैटर्न को समझने का प्रयत्न किया जाता है, विकास के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया जाता है, उस प्रदेश की विकास की अवस्थाओं को आइडेंटिफाई करने का प्रयत्न किया जाता है, प्रदेश के विकास की संभावनाओं को समझने का प्रयत्न किया जाता है। खास तौर पर जब हम अपने भारत देश के संदर्भ में समझते हैं तो सभी प्रकार की जो गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग प्रकार की योजनाएं, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था है जो दी जाती है, उनको बनाने के लिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनको योग्य रूप से आयोजित करने के लिए भी ये कंसेप्ट महत्वपूर्ण है। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशनल ज्योग्राफी, उन सभी के संदर्भ में ये कंसेप्ट को उपयोग में लिया जाता है। थर्ड, नेबरहुड कंसेप्ट। पड़ोस एक विभावना के रूप में सामाजिक भूगोल में पड़ोस के साथ संबंध, पड़ोस के साथ जो भी व्यवहार है, उनके अभ्यासों को महत्व दिया जाता है। बट ज्योग्राफी के भाग रूप पड़ोस को एक प्रदेश के साथ जोड़ा जाता है, एक क्षेत्र के साथ जोड़ा जाता है, एक स्थान के साथ जोड़ा जाता है, उस प्रदेश की जरूरतों के साथ जोड़ा जाता है, उन प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाता है, कोई भी रूरल अर्बन इंटरेक्शन के साथ जोड़ा जाता है। इस तरह से जब हम खास करके बात करते हैं कि कोई भी प्रदेश के विकास के स्वरूप को समझने के लिए, उस प्रदेश के विस्तार और विकास के विस्तार को समझने के लिए, उनके प्रसार को समझने के लिए, उनके डेवलपमेंट की प्रकृति को समझने के लिए, उन प्रदेश में विकास की संभावनाओं को समझने के लिए, उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनके आसपास का जो भी प्रदेश है, उनकी भौगोलिक संभावनाओं और जो भी उनकी कैपेसिटी है वो क्या है, उनके आधार पर इन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है। किस तरह से कोई एक शहर अपनी सभी प्रकार की जो जरूरतें हैं, जो सभी आर्थिक और सामाजिक और
कौटुंबिक जरूरतों के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से अपने आसपास के क्षेत्र से, अपने उपनगरों के क्षेत्र से, अपने पेरिफेरी एरिया के संपर्क के क्षेत्रों से पूरी करता है, उनके संदर्भ में देखा जाता है। और जब खास करके कोई एक प्रदेश के सोशल, इकोनॉमिकल, रीजनल प्लानिंग के संदर्भ में जब विचार किया जाए, तब ये कॉन्सेप्ट को उपयोग में लिया जाता है, उसके संदर्भ में अलग अलग विशेषताओं को देखा जाता है। एंड सोशियोलॉजी के संदर्भ में जो चौथे नंबर पर जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो है सोशल प्रोसेस एंड इंटरेक्शन। कोई भी समाज का जो वर्तमान प्रतिरूप है वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं के अंत में निर्मित जो संरचना बनी है, जो स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। आज हम कोई भी शहर को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, उस शहर के विकास के पीछे कई सालों से, कई समय से अलग अलग लोगों से, अलग अलग समुदायों से, अलग अलग उन क्षेत्र के, प्रदेश के लोगों से जो विकास की एक सफर रही है, उसके अंत में आज उस शहर का विकास हम देख पा रहे हैं। तो समाज में सभी क्षेत्रों में, सभी परिस्थितियों में जो भी परिवर्तन समय के साथ आता रहता है, परिवर्तन के साथ समाज बदलता है, परिवर्तन के साथ सभी प्रकार की परिस्थिति और विशिष्टताओं में बदलाव आता है। उन सभी परिवर्तन की एक हम कह सकते हैं कि उनकी पैटर्न को समझने के लिए उस समाज से जुड़ी हुई सभी प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जाता है। इन सामाजिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में हम अलग अलग प्रकार के एजुकेशन के संदर्भ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में, अलग अलग प्रकार के माइग्रेशन के संदर्भ में, अर्बेनाइजेशन के संदर्भ में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के संदर्भ में, मॉडर्नाइजेशन के संदर्भ में, संस्कृतिजेशन के संदर्भ में, ये सभी प्रक्रिया है जो समाज के साथ जुड़ी हुई है। समाज यानी कि लोगों के साथ जुड़ी हुई है, अलग अलग जुट और वर्ग के साथ जुड़ी हुई है, और उनमें बदलाव लाने का कार्य या कारण ये प्रक्रिया है। तो अलग अलग समाज इन प्रक्रियाओं के माध्यम से बदलता है, बट सभी समाज में, सभी वर्ग में, सभी समुदाय में ये परिवर्तन एक समान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, तो ये जो बदलाव की प्रक्रिया है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि लोअर इनकम ग्रुप मिडिल इनकम ग्रुप अपर इनकम ग्रुप का एक संस्कृतिजाइजेशन की प्रोसेस से बदलता है। उसी तरह से रूरल सोसाइटी अर्बन सोसाइटी के थ्रू बदलती है। तो इस प्रकार से एक प्रदेश, एक क्षेत्र, एक स्थान के समाज में परिवर्तन के, समाज के अभ्यासों में ये सोशियोलॉजी के अलग अलग कंसेप्ट हैं, उसका अभ्यास किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ सोशियोलॉजी विषय से संदर्भ में मैंने यहाँ पर कुछ मैप रखे हैं। सामाजिक विज्ञानों के सभी विषयों में अलग अलग रूप से ये मैपिंग का उपयोग हम कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी विषय मैंने डिस्कशन में लिए हैं उनमें मैंने ट्राई किया है कि अलग अलग विषयों में कैसे कैसे हम अलग अलग मैप का उपयोग कर सकते हैं, किन विषयों में हम मैप का उपयोग कर सकते हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जो ज्योग्राफी भूगोल विषय के साथ संबंधित है और उनमें मैपिंग का उपयोग किया जा सकता है। मैपिंग का उपयोग क्यों करना चाहिए? पहला प्रश्न ये है क्योंकि मैप वो कोई भी प्रदेश से संबंधित है, क्षेत्र से संबंधित है। जब हम अलग अलग प्रकार के आंकड़े एकत्रित करते हुए हम उनको नॉर्मली अलग अलग मेथड से एनालाइज करते हैं, बट अगर उसी आंकड़ों को उन प्रदेश के साथ जोड़कर, उन प्रदेश के साथ रखकर अगर हम उनको डिस्प्ले करते हैं
तो सामने वाले को समझने में बहुत इजी रहता है। साथ ही में हम उन प्रदेश में जो भी अलग अलग आंकड़ों के संबंधित विभिन्नताएं हैं, उनमें जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी अलग अलग भिन्नता हमें नजर आ रही है, उनको अगर हम क्षेत्र के साथ देखते हैं तो इजीली समझ सकते हैं और अलग अलग प्रकार के सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग के भाग रूप हम उनको अच्छी तरह अपने संशोधन में ले सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। तो हम सोशियोलॉजी के संदर्भ में बात करें तो जेंडर और जेंडर से संबंधित सभी प्रकार की जो भी विभिन्नता है, जो भी अलग अलग विशेषता है, उनको हम प्रदेश के संदर्भ में जोड़कर उनके डिस्ट्रीब्यूशन को, उनकी बीच की भिन्नताओं को, उनके संदर्भ में अलग अलग स्केल बेस्ड एनालिसिस को मैपिंग के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो सोशियोलॉजी के संदर्भ में जुड़े हुए जो टॉपिक है उसकी बात करें तो रेस, नेशनलिटी, एथनिसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सोशियो इकोनॉमिक, ऑल टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको हम समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने मैप रखे हैं जो यूएसए से संबंधित है। वहाँ पे अलग अलग राज्यों में जो वाइट वुमेन और ब्लैक वुमेन हैं, उनमें फर्टिलिटी रेट क्या है, ये पॉपुलेशन डेटा का एनालिसिस अगर हम कंपैरेटिवली करना चाहते हैं तो किस तरह से सभी राज्यों में इन आंकड़ों को हम एक मैप के आधार पर समझ सकते हैं और इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में, कौन से क्षेत्र में यहाँ पे भिन्नता नज़र आ रही है। तो इसके अलावा हम कुछ इस प्रकार के जो मैप हैं जो आयुष्य के साथ संबंधित मैप हैं और साथ ही साथ यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित आंकड़े हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मैप के आधार पर अलग अलग जो भी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके संबंधित आंकड़े हैं, उनको हम क्षेत्र से जोड़कर उनको डिस्प्ले कर सकते हैं और उनके बीच की जो भिन्नता है उनको इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कहाँ पे किस प्रकार से अलग अलग विषयों से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनका डेंसिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, कहाँ पे वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कम नज़र आ रहा है, कहाँ पे मिड रेंज के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, उन सभी परिस्थितियों को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स विषय की बात करें तो उसमें मुख्य तौर पर दो विभावनाओं को अभ्यास में लेते हैं। वैसे खास तौर पर कॉस्ट और बेनिफिट के संबंधित विषयों को साथ रखकर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिमांड, इन सभी की वर्ड्स से संबंधित इकोनॉमिक्स विषय का अभ्यास और क्षेत्र रहता है। बट जब हम सामाजिक भूगोल के संदर्भ में, मानव भूगोल के संदर्भ में इकोनॉमिक्स विषय से संबंधित ये विभावनाओं को देखते हैं तो किस तरह से वो किस प्रकार के अभ्यासों में संबंधित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये तीनों टॉपिक को लेकर उनके डेवलपमेंट की बात की जाए, उनके बीच की विभिन्नताओं की बात की जाए, उनकी विशेषताओं की बात की जाए, उनके विकास की बात की जाए, तो प्रदेश के आधार पर उसमें काफ़ी भिन्नताएं नजर आती हैं। प्रदेश के आधार पर हम उनको अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली एनालाइज कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट एंड इकोनॉमी के संदर्भ में। तो अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक विशेषताओं के संदर्भ में समाज के जो भी आवास हैं और समाज से संबंधित जो भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, समाज की जो जरूरतें हैं, समाज की जो सांस्कृतिक और
सांस्कृतिक के साथ साथ सामाजिक जो विशेषताएं हैं, जो उनके मूल्यों के साथ संबंधित हैं, जो उनके विचार के साथ संबंधित है, रीति रिवाज के साथ संबंधित हैं, उनके कल्चर के साथ संबंधित हैं, तो उनमें उनके उन प्रदेश की भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं का प्रभाव नजर आता है। हम भारत के संदर्भ में अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करें तो पूरे भारत में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी प्रदेश का विकास है वो अलग अलग क्षेत्रों पर और वहाँ की प्राकृतिक जो भी परिस्थितियां है उनके संदर्भ के साथ जोड़कर हुआ है। जैसे कि हम कृषि का विकास करें, कृषि विकास की बात करें तो उनका विकास उत्तर भारत में गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ज़्यादा है। उसी के साथ हम खास करके अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो जहाँ से भी इस प्रकार के मिनरल्स और अलग अलग प्रकार के खनिज जो प्राप्त होते हैं उनके आसपास के क्षेत्र में, जैसे कि हम पूर्व भारत की बात कर सकते हैं, दक्षिण भारत की बात कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा है। इसके अलावा हम कोस्टल रीजन की बात करें, हम डेजर्ट रीजन की बात करें, हम माउंटेन रीजन की बात करें, हम फॉरेस्ट रीजन की बात करें, हम हिली रीजन की बात करें, तो उन सभी प्रदेश की अपनी एक कैपेसिटी होती है जो उन प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण रखता है, उनका महत्व बना रहता है। उन प्रदेशों की अलग अलग क्षेत्र की मर्यादाएं भी रहती हैं जो उनके विकास में बाधारूप रहती हैं, जो उनके विकास के रुकावट का कारण बनती है। उन प्रदेश की आसपास की भौगोलिक विशेषताएं उन प्रदेश के विकास के लिए पूर्ण रूप से पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का भी निर्माण करती है। तो इस तरह से हम जब हैबिटेट और इकोनॉमी को सोशल ज्योग्राफी के संदर्भ में देखते हैं तो किस तरह देखते हैं, जैसे कि हम अर्बन सोसाइटी का अभ्यास करते हैं तो अपने आसपास के क्षेत्र में कई अलग अलग प्रकार के व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों का विकास और मार्केट का निर्माण हम देख पाते हैं। उनमें हम जब देखेंगे तो पर्टिकुलर मार्केट और पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों का जो बाजार है उन पर पर्टिकुलर कम्युनिटी का प्रभाव होता है। पर्टिकुलर कम्युनिटी उनके संदर्भ में उनकी मोनोपोली होती है और उसके आधार पर कुछ प्रकार के बाजार उन कम्युनिटी की पहचान बन जाती है और उन कम्युनिटी का पावर या उन कम्युनिटी के जो मोनोपोली है वो उस बाजार पर हम नज़र देख पाते हैं। तो इस तरह से हम अपने आसपास के रूरल एरिया में देखते हैं तो वहाँ पे भी व्यवसाय के आधार पर अलग अलग वर्ग समुदाय नजर आते हैं और उनकी पहचान उनका व्यवसाय होता है। तो ये विशेषताओं का अभ्यास भी सामाजिक भूगोल के रूप में किया जाता है। खास करके हम अलग अलग प्रकार के आवासों की मुलाकात लेते हैं तो उन आवास को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से हम उनका एनालाइज कर पाते हैं। उनका जो भी स्ट्रक्चर है, उनका जो भी बिल्डिंग मटेरियल है, यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल है, साथ ही में उनकी जो आउटर और इनर डिज़ाइन है, उनका जो भी मकान का मतलब टोटल कॉस्ट है, उनके आधार पर हम एक ये इमेज करते हैं कि वो किस क्लास के फैमिली होंगे, मतलब लोअर इनकम ग्रुप से होंगे, मिडिल इनकम ग्रुप से होंगे, अपर इनकम ग्रुप से होंगे। साथ ही में हम उन घर की मुलाकात लेते हैं तो उन घर के अंदर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का जो अरेंजमेंट किया होता है उन सभी परिस्थितियों की पहचान करते हुए इनडायरेक्टली हम वो किस व्यवसाय से जुड़े होंगे उसका ख्याल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलग अलग प्रकार के एनालिसिस व्यवसाय के आधार पर किए जाते हैं। व्यवसाय के आधार पर समाज की इन विशेषताओं का अभ्यास भी किया जाता है। और लास्ट में हम बात करें कि व्यवसाय जो है वो कोई भी समाज के लिए महत्व रखता है। इस तरह से तो
कोई भी समाज का मुख्य व्यवसाय क्या है, वो मुख्य व्यवसाय तय करता है कि उन प्रदेश और उन समाज की इनकम क्या होगी। इनकम तय करता है कि उनका सोशल स्टेटस, और सोशल स्टेटस के आधार पर ओवरऑल उनकी सोशल एंड कल्चरल जो इमेज है वो तैयार होती है। जैसे कि हम शहरी क्षेत्रों की बात करें और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि हम शहरी क्षेत्रों के भागरूप अलग अलग इनकम ग्रुप आधारित रेसिडेंशियल एरिया की बात करें, तो उन रेसिडेंशियल एरिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं और व्यवस्थाओं का डेवलपमेंट है वो भी उस तरह से होगा। वहाँ पे जो भी अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं और जरूरतों का निर्माण किया गया है वो भी व्यवस्था उस प्रकार से होगी कि वो रेसिडेंशियल एरिया जो पर्टिकुलर इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये भी होता है कि इस प्रकार से जो हाई इनकम ग्रुप एरिया रेसिडेंशियल एरिया होते हैं वहाँ के जो कोस्ट हैं, वहाँ के जो भी मतलब प्राइस हैं वो भी उनके आधार पर ही रहते हैं। तो अर्बन स्टडी के लिए और रूरल स्टडी के लिए इन अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग प्रकार के संशोधन के विषयों में कुछ विषयों को समझने के लिए ये कंसेप्ट उपयोगी रहता है। इसके अलावा कॉस्ट एंड वैल्यू ये भी इकोनॉमिक विषय की विभावना है, बट उसके संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो उसमें कितना खर्च किया गया है और उसके सामने कितना बेनिफिट है, इस मुख्य विषय को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स विषय में अभ्यास होता है। जबकि सामाजिक भूगोल की हम बात करें तो उसमें सोशल कॉस्ट एंड सोशल वैल्यू का महत्व है। सोशल कॉस्ट और सोशल वैल्यू की बात की जाए तो उसमें जो भी इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो एजुकेशन के पीछे हो, चाहे वो हेल्थ के पीछे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाओं के पीछे हो, तो उनके सामने बेनिफिट कुछ नहीं होता है, उनका मूल्यांकन कभी नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक सोशल बेनिफिट के लिए, सोशल मूल्य प्राप्त करने के लिए ये इन्वेस्ट किया जाता है। उसकी वजह से एक बेटर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी वाला ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने के लिए ये सब इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत ही जरूरी होता है। और इस तरह से जो सामाजिक जरूरतें हैं, सामाजिक अनिवार्यता है, जो भी सामाजिक आवश्यकता है, उन सभी परिस्थितियों को समझने के लिए ये कंसेप्ट उपयोगी रहता है। यहाँ पे सभी जो टॉपिक्स हैं जो इकोनॉमिक्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, जेंडर, रेस, इनइक्वालिटी, हेल्थ इकोनॉमिक्स, अर्बन रीजनल, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, फ्लो मैप, कॉस्ट इफेक्टिव रूट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल लोकेलाइजेशन मैप एंड अदर कई प्रकार के ऐसे विषय हैं जिसमें मैपिंग का उपयोग किया जा सकता है और वो टॉपिक भूगोल विषय से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड में किस तरह से अलग अलग कंट्री में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको परसेंटेज वाइज इजीली हम रीजन के आधार पर समझ सकते हैं। इसी के अलावा सिटी रीजन के संदर्भ में अमेरिका के पेंसिल्वानिया स्टेट में जो इनकम ग्रुप आधारित रेसिडेंशियल एरिया है उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे हम कभी कभी कंपेरेटिव स्टडी भी सेम रीजन को लेकर कर सकते हैं अलग अलग विषयों के संदर्भ में। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के इनकम को, पॉपुलेशन को और पर कैपिटा को एक साथ बताया गया है, जिसमें क्या बदलाव आया है, क्या भिन्नताएं नजर आ रही हैं, किस तरह से पॉपुलेशन को साथ रखते हुए पर कैपिटा इनकम को देख सकते हैं, पॉपुलेशन को साथ रखते हुए इनकम को देख सकते हैं। उसी तरह से इनकम को लेकर अदर टॉपिक और एस्पेक्ट से हम उनकी डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी भी नज़दीकी से भूगोल विषय के मानव भूगोल के, सामाजिक भूगोल के साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग विभावनाएं हैं जो मनोविज्ञान से संबंधित है और मानव भूगोल, सामाजिक भूगोल के संदर्भ में उनको अभ्यास में लिया जाता है। सबसे पहले एटीट्यूड एंड बिहेवियर की बात करें, दृष्टिकोण
और वर्तणुक की अगर हम बात करें, एटीट्यूड और बिहेवियर की बात करें, तो उन पे कई प्रकार के प्राकृतिक, प्रादेशिक और स्थानिक विशेषताओं का प्रभाव रहता है। उनके संदर्भ में हम बात करें तो जैसे कि वहाँ पे सामाजिक रूप से जो भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण है, किस प्रदेश से वो व्यक्ति बिलोंग करता है, वो जुट बिलोंग करता है, वो समुदाय, वो समाज बिलोंग करता है, उसके संदर्भ में हम क्लाइमेट को ले सकते हैं, वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों की जो भी उपलब्धता है उनको ले सकते हैं, उनके प्रादेशिक डेवलपमेंट को ले सकते हैं, वहाँ पे जो भी प्राकृतिक सभी समाज को मतलब एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर की जरूरत रहती है, उनकी वहाँ पर क्या स्थिति है उसको ले सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोई भी जुट, समाज, व्यक्ति, परिवार, वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की इन व्यवस्थाओं में जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हम कोई एक बात को लेकर बात करें कि एजुकेशन है, तो एजुकेशन के आधार पर ऑक्यूपेशन तय होता है, ऑक्यूपेशन के आधार पर इनकम तय होती है, इनकम के आधार पर एक हम कह सकते हैं कि सोशल स्टेटस प्राप्त होता है, और उसके आधार पर उन समाज का, उस परिवार का, उन व्यक्ति का एक बिहेवियर, एटीट्यूड और कल्चर और सोशल इमेज तैयार होती है। तो इसके आधार पर उनका प्रभाव उन प्रदेश, उन व्यक्ति, उन झूठ और समुदाय पर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही में हम खास करके बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रदेश में लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर अलग अलग रूप से देखते हैं। जब हम गुजराती कम्युनिटी की बात करते हैं, जब हम राजस्थानी कम्युनिटी कहते हैं, जब हम पंजाबी कम्युनिटी कहते हैं, जब हम साउथ इंडियन कम्युनिटी कहते हैं, जब हम मराठी कम्युनिटी कहते हैं, जब हम बंगाली कम्युनिटी कहते हैं, बिहारी, यूपी कम्युनिटी कहते हैं, तो ये सबकी एक इमेज हमारे मन में बनी हुई होती है, और उन लोगों के पूर्ण रूप से जो एटीट्यूड और बिहेवियर है, उनकी इमेज उन प्रदेश की इमेज के साथ जुड़ी हुई होती है। ओवरऑल सभी लोगों की एक इमेज जो इक्वल उनकी आइडेंटिटी है, और उनके आधार पर ये इमेज के अंत में हम ये सब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गुजराती, ये पंजाबी, ये राजस्थानी, और उन राजस्थानी, पंजाबी या गुजराती के पीछे उनकी ओवरऑल जो सोशल और एटीट्यूड, बिहेवियर के साथ उनका जो माइंडसेट है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनका जो थिंकिंग है, उनकी जो आदतें हैं, उनके जो विचार है, उनके जो सोच है, वो सब बात उनके साथ संबंधित है। तो एक प्रदेश का प्रभाव किस तरह से एटीट्यूड और बिहेवियर पर होता है, उसका एक सामान्य रूप से हमने यहाँ पे बात की। जिस तरह से साइकोलॉजी में एक लोकेशनल बिहेवियर का स्टडी होता है, तो इस तरह से भूगोल विषय में रीजनल बिहेवियर और रीजनल परसेप्शन का स्टडी होता है, स्पाशियल बिहेवियर का स्टडी होता है, और उसके आधार पर जो भी क्षेत्रीय विशेषता है उनका महत्व को देखा जाता है। सेकंड नंबर पर हम बात करें थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कोई भी व्यक्ति क्या सोच रखता है, कोई भी व्यक्ति क्या इमेज करता है, कोई भी व्यक्ति का क्या ओपिनियन है, उनके पीछे कई प्रकार के कारण जिम्मेदार होते हैं, और उन कारणों में प्राकृतिक और स्थानिक और प्रादेशिक विशेषताओं का भी प्रभाव होता है। वो जो भी सोच है, जो भी वो डिसीजन है, वो कौन सी जगह पर वो ले रहा है, वो अपने घर में, अपने घर के सभ्यों के बीच में वो डिसीजन ले रहा है, वो अपने मित्रों के साथ डिस्कस करते हुए मतलब वो अपना ओपिनियन दे रहा है, या वो कोई और लोगों के बीच में अलग जगह पर जाके ओपिनियन दे रहा है, तो उन ओपिनियन में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से उस स्थान का, उस जगह का, उन स्पेस का प्रभाव उनके डिसीजन और थिंकिंग पर होता है, उनका प्रभाव उस पर रहता है। साथ ही में हम बात करें तो समय और ये जगह के साथ साथ समय का भी प्रभाव होता है। समय का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति के विचार पर
अलग अलग सीजन का, अलग अलग क्लाइमेट का, अलग अलग मतलब समय का क्या प्रभाव रहता है। सुबह शाम दोपहर एक ही टॉपिक पर हम सोचने लगेंगे तो हमारे मन में विचार अलग अलग रहेंगे। उसी तरह से वही प्रॉब्लम या टॉपिक्स के बारे में हम मिड लैटिट्यूड रीजन के कई कंट्री के लोगों का व्यू लेते हैं, या तो हम पोलर रीजन कंट्री का लोगों के व्यू लेते हैं, या तो हम ट्रॉपिकल रीजन के लोगों के व्यू लेते हैं, तो उसमें भी भिन्नता नजर आएगी, उनमें उन प्रदेश की विशेषताओं का प्रभाव नजर आएगा। उसके बाद हम खास करके साइकोलॉजी में पर्सनालिटी का भी स्टडी किया जाता है। पर्सनालिटी एक व्यक्ति के संदर्भ में मनोविज्ञान में अभ्यास का विषय है, जबकि भूगोल विषय की अगर हम बात करें तो भूगोल विषय में रीजनल पर्सनालिटी की बात की जाती है। और जब रीजनल पर्सनालिटी की बात करते हैं तो उनके साथ उस प्रदेश के रीजन के सभी प्रकार की विशेषताओं को साथ रखते हुए उनके डिस्कशन को हम लेते हैं। उसके बाद परसेप्शन लीड टू एक्सपीरियंस। कोई भी व्यक्ति के एटीट्यूड, बिहेवियर, उनके थिंकिंग पर अलग अलग प्रदेश के अनुभूति यानी कि परसेप्शन का प्रभाव रहता है। कोई भी जगह पर, कोई भी स्थान पर, कोई भी प्रदेश पर, कोई भी समाज में, कोई भी जुट के साथ, कोई भी जुट में रहते हुए उनका अनुभव क्या रहा है, पास्ट में उनको किस प्रकार से इंटरेक्शन के अंत में अनुभव प्राप्त हुआ है, एक्सपीरियंस मिला है, उनके आधार पर वर्तमान में वो उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, उनके साथ वो संबंध और इंटरेक्शन को तय करेगा। और उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो कई अलग अलग प्रकार के ऐसे ज्योग्राफिकल एंड सोशल फेनोमेना होते हैं जिनका इफेक्ट ये जो स्थान और प्रदेश के संदर्भ में रहता है और उनका प्रभाव अपने वर्तमान सोच पर, वर्तमान विचार पर, वर्तमान व्यवहार पर पड़ता है। ये अभ्यास एक प्रदेश की विशेषताओं का प्रभाव के रूप में सामाजिक भूगोल में किया जाता है। एंड लास्ट वन इज इमेज एंड इमेजिनेशन प्रोसेस। इमेज और इमेजिनेशन प्रोसेस वो प्रदेश के आधार पर अलग अलग होता है। अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग जलवायु से संबंधित लोग, अलग अलग भौगोलिक प्राकृतिक विशेषताओं में रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं, अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, अलग अलग प्रकार के सोच रखते हैं, और उनके आधार पर उनके आसपास के प्रदेश में किस प्रकार की जरूरतों की आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार के आविष्कार की आवश्यकता है, किन प्रकार की जरूरतों को पूरी नहीं किया जा रहा है, किन प्रकार की प्रॉब्लम्स को किस प्रकार के आविष्कार के थ्रू उनको समाधान किया जा सकता है। ये सभी प्रकार की जो प्रश्न हैं वो एक इमेजिनेशन एंड इमेज की प्रोसेस के अंत में प्राप्त होते हैं। जो हम अभी वर्तमान में बात करते हैं स्टार्टअप की, इनोवेशन की, अलग अलग प्रकार के संशोधन की, अलग अलग प्रकार के आविष्कार की, तो उनके पीछे कई समय से चली आ रही इमेज और इमेजिनेशन प्रोसेस जिम्मेदार रहती है। तभी अंत में उन वस्तु का, उन टेक्नोलॉजी का, उन पद्धति का आविष्कार होता है। तो मुख्य तौर पर उस प्रदेश में किस प्रकार की वस्तुओं का अभाव है, किस प्रकार की वस्तुओं की समस्या बनी हुई है, उसके आधार पर वहां पे उस प्रकार के आविष्कार होते हैं। अलग अलग विषयों के विकास में भी हम देख सकते हैं कि कुछ कंट्री से संबंधित विद्वानों का योगदान पर्टिकुलर अलग अलग विषयों में ज्यादा रहता है। स्पोर्ट में भी हम देखें तो उनमें भी कुछ देशों का प्रभुत्व ज्यादा होता है, जिसमें प्रादेशिक विशेषताओं का उनके क्षेत्र पर प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। साइकोलॉजी के संदर्भ में एटीट्यूड, अट्रैक्शन, बिहेवियरलिज्म, स्केल बेस्ड रिजल्ट एनालिसिस में ये
सभी प्रकार के विषयों के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के मैपिंग का उपयोग संशोधन के क्षेत्र में प्रदेश को साथ रखते हुए किया जा सकता है। और खास करके अलग अलग प्रकार के प्रदेशों में लोगों की आदतों को, लोगों की सोच को, लोगों के विचारों को एक रीजन के साथ आइडेंटिफाई करके उनके डिस्ट्रीब्यूशन को अगर बताना हो, तब हम मैप को उपयोग में ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री। हिस्ट्री विषय में मुख्य तौर पर दो विभावनाएं हैं जिनका उपयोग भूगोल विषय में सामाजिक भूगोल के रूप में किया जाता है। वैसे हिस्ट्री ज़्यादातर सभी विषयों से संबंध रखता है, बट जब हम कोई भी विषय के संदर्भ में बात करते हैं तो उस विषय के विकास, उन विषय की शुरुआत और उन विषय के शुरुआती समय के अभ्यास के जो भी विषय है उनके संबंध में जब भी अभ्यास करते हैं तब हिस्ट्री में जाना जरूरी होता है। तो जब हम भूगोल विषय की बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति की शुरुआती जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी जो संरचना है, उनके जो भी कारण हैं, उनकी निर्माण प्रक्रियाओं के साथ जो भी बदलाव है, उनको समझने के लिए ये इतिहास में जाना जरूरी होता है। खास करके अलग अलग फिलोसोफर की बात की जाए तो फिलोसोफर ये कहते हैं कि अगर वर्तमान को अच्छी तरह समझना है तो पास्ट को समझना जरूरी होता है, और भविष्य को अच्छी तरह जानना है तो वर्तमान को अच्छी तरह समझना जरूरी होता है। तो इतिहास का महत्व सभी विषयों में रहता है। और यहाँ पे जो दो विभावना है उसमें अगर हम सामाजिक भूगोल के साथ बात करें तो जो भी वर्तमान सामाजिक स्ट्रक्चर है वो निर्माण के कारण को समझना हो, वो निर्माण की प्रक्रियाओं को समझना हो, उन स्ट्रक्चर के भिन्नताओं को समझना हो, उनकी विशेषताओं को समझना हो तो पास्ट में जाकर अभ्यास करना जरूरी होता है। वर्तमान जो भी अलग अलग सोशल पैटर्न का निर्माण हुआ है उनको भी अच्छी तरह समझना है तो उनके पास्ट में जाके वर्तमान स्ट्रक्चर को, पास्ट को रेफरेंस रखते हुए हम समझने का प्रयत्न करते हैं। और वर्तमान के साथ भविष्य में उनके डेवलपमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, उनके स्ट्रक्चर में बदलाव किस दिशा में रहेगा, उनके स्ट्रक्चर के संबंधित समस्याओं को किस तरह से समाधान किया जा सकता है, सुझाव लाया जा सकता है, उन सभी प्रकार की परिस्थितियों का जवाब इतिहास में मिलता है। चेंज इन सोसाइटी, सभी समाज में बदलाव रहता है। बदलाव प्रकृति का नियम है और प्रकृति में बदलाव के साथ उन प्रकृति से जुड़े हुए सभी फैक्टर में बदलाव भी आता है, और समाज भी एक प्रकृति का भाग है। समाज के संदर्भ में हम बात करें, चाहे वो ट्राइबल हो, रूरल हो या अर्बन सोसाइटी हो, चाहे डेवलप्ड हो या तो डेवलपिंग कंट्री हो, सभी क्षेत्रों में अलग अलग गति में बदलाव रहता है। और उन बदलाव को समझने के लिए, बदलाव की दिशा को समझने के लिए, बदलाव के कारण को समझने के लिए, बदलाव के भविष्य को समझने के लिए इतिहास को जानना जरूरी होता है। और समाज के संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, चाहे वो लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर से जुड़े हो, लोगों की थिंकिंग और आइडियोलॉजी से जुड़े हो, लोगों के हॉबीज और इंटरेस्ट से जुड़ा हो, लोगों के साथ संबंधित उनकी सोच, उनके विचार, उनके दृष्टिकोण संबंधित जुड़े हुए हो, इन सभी टॉपिक को उसमें आए हुए बदलाव में समझने के लिए भी ये इतिहास जरूरी है। और इस तरह से हम अगर देखें कि आज का समाज जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई परिस्थितियों के अंत में ये तैयार हुआ है। ये सामाजिक सुधार और बदलाव है वो कई अलग अलग प्रकार के सोशल रिफॉर्मर्स के थ्रू भी हुआ है, कई अलग अलग लॉ और नियमों के आधार पर भी हुआ है, कई अलग अलग प्रकार के लोगों के प्रयत्नों के आधार पर भी हुआ है, और अंत में आज हम वर्तमान समाज का दृश्य देख पा रहे हैं। हिस्ट्री के संबंधित कई अलग अलग प्रकार के पैटर्न को समझने के लिए, हिस्टोरिकल रूट को समझने के लिए, चेंजिंग स्ट्रक्चर और पैटर्न और डायरेक्शन को समझने के लिए अलग अलग प्रकार के मैप का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम बात करें आज का वर्तमान जो लैंडस्केप है वो प्राचीन समय में
या तो कुछ समय पहले या तो कई सालों पहले, कई समय पहले क्या था, उनको अगर वर्तमान के सापेक्ष में अगर समझना है तो इस तरह से मैपिंग के थ्रू हम इजीली समझ पाते हैं। उसी तरह से अलग अलग समय में वर्तमान जो भी प्रदेश है उनमें सोशल कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन और विशेषताओं का प्रभाव क्या रहा, उनके आधार पर भी कुछ मैप्स को हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में हम अगर डिस्कशन करें तो उसमें भी कई अलग अलग प्रकार की जो विभावनाएं हैं उनका डिस्कशन हम कर सकते हैं। उसमें से जो महत्वपूर्ण विभावना जो प्रदेश के संबंधित है उसमें इलेक्शन एंड वोटिंग पैटर्न, ये विभावना सामाजिक भूगोल से कैसे जुड़ा हुआ है, किस तरह से इस विभावना के आधार पर अलग अलग विषयों को सामाजिक भूगोल में अभ्यास के रूप में देखा जाता है। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो जो भी वोटिंग पैटर्न बनी हुई है, चाहे वो कास्ट वाइज हो, चाहे वो माइक्रो रीजन वाइज हो, चाहे वो प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर बना हुआ हो, चाहे वो रिलीजन के प्रभाव के आधार पर है, चाहे वो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय के समूह के प्रभाव के आधार पर है, तो रूरल एरिया से लेकर टाउन एरिया, तालुका लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर हम वोटिंग पैटर्न को अगर समझना चाहते हैं तो प्रदेश के साथ हम उनको अच्छी तरह समझ सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें कि खास तौर पर अलग अलग प्रकार के इलेक्शन के समय जो भी कार्य रहते हैं, जैसे कि हम बात करें कि पॉपुलेशन डेटा के आधार पर वोटिंग सिस्टम को समझना, वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए अलग अलग प्रकार की उनके क्लासिफिकेशन करना, उन सभी प्रकार के मुद्दों को अलग अलग स्थान के साथ जोड़कर कैसे कवर किया जाता है, उनके अभ्यास के लिए सामाजिक भूगोल उपयोगी है। लोगों की जो सोच है, लोगों का जो भी पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लोगों का जो भी मतदार के रूप में अवेयरनेस है, उनको समझने के लिए भी सोशल स्टडीज के रूप में सामाजिक भूगोल में इन विषयों को लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे अलग अलग मैप हैं जिनका उपयोग हम पॉलिटिकल साइंस के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे वोटिंग पैटर्न मैप हो, टेम्पोरल चेंजेस मैप हो, जो बदलती मतलब बदली हुई जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वोटिंग पैटर्न है, या तो अलग अलग विषयों के संदर्भ में बदलाव है, उनको देखना हो। प्रीवियस प्रेजेंट रिजल्ट एनालिसिस हो, स्पाशियल एंड रीजनल पर्सपेक्टिव के रूप में वोटिंग पैटर्न को समझना हो। ये सभी प्रकार के मैप्स को हम बना सकते हैं और उनके आधार पर अपने विषय को और सरल रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से 2014 में इलेक्शन के रिजल्ट अलग अलग पार्टी के आधार पर देखने को मिले और उनको हम यहाँ पर एक प्रदेश के आधार पर बांटा हुआ है। उसी तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट को यूएसए में किस तरह से बताया गया है, जिसमें अलग अलग जो ग्रुप है उनका कितना परसेंटेज रेशियो है वो यहाँ पर बताया है। उसी के साथ इस प्रकार के जो कंपेरेटिव स्टडी हो, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2014 की तुलना में 2019 में जो भी रिजल्ट आए हैं उसमें क्या भिन्नता है और क्या बदलाव आए हैं, तो उनको अच्छी तरह पार्टी के आधार पर हम समझ पाते हैं। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक की बात करें तो वो है एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी भूगोल विषय का एक संबंध बना है और उनमें मुख्य तौर पर जो विभावनाओं का अभ्यास होता है उसमें 3 विभावनाएं हैं: स्टडी ऑफ रेशियल ट्रेट्स, ह्यूमन हैबिटेट एंड थियरी ऑफ एडजस्टमेंट। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि अलग अलग जो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ह्यूमन रेसिस के आधार पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझना हो प्रदेश के आधार पर तो इजीली समझ पाते हैं।
साथ ही हम खास करके बात करते हैं तो जो भी पर्टिकुलर ट्राइब्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका अभ्यास प्राकृतिक और प्रादेशिक के रूप में करना हो, उनका प्रभाव समझना हो, तो उसमें भी ये विभावना उपयोग में ली जाती है। सेकेंड थिंग इज ह्यूमन हैबिटेट, मानव वसवाट के संदर्भ में खास करके हम बात करते हैं ट्राइबल इकोलॉजी, रूरल इकोलॉजी एंड अर्बन इकोलॉजी। और उनमें जो भी इकोलॉजी और वसवाट आवास का जो निर्माण है, उनमें प्राकृतिक विशेषताओं का बड़ा प्रभाव रहता है। जैसे कि हम बात करें कि खास तौर पर जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल रीजन है, वहाँ पर प्रकृति और आसपास के परिसर का प्रभाव कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। उनके जीवन, उनकी आर्थिक प्रवृत्तियाँ, उन सभी पर प्रकृति का विशेष प्रभाव होता है। उनका जीवन प्रकृति पर आधारित होता है। उसकी कंपैरिजन में रूरल सोसाइटी कम प्रभावित रहती है। उनके खास तौर पर जो व्यवसाय और आर्थिक प्रवृत्तियां हैं, वो प्रकृति से प्रभावित बनती हैं। और लास्ट में हम बात करें अर्बन सोसाइटी, तो वो प्रकृति को अपने अधीन बनाकर रहते हैं और उन पर प्रकृति और प्राकृतिक विशेषताओं का कम प्रभाव रहता है। थर्ड, थियरी ऑफ एडजस्टमेंट। थियरी ऑफ एडजस्टमेंट सिद्धांत मुख्य तौर पर एंथ्रोपोलॉजी का है, बट भूगोल विषय में अलग अलग प्रदेश में मानव समाज और मानव समाज के प्रयासों के अंत में निर्मित प्राकृतिक और प्रादेशिक विकास की स्वरूप को समझने के लिए, विकास की प्रकृति को समझने के लिए, उन परिसर के साथ जो भी इंटरेक्शन है, किस तरह से उसमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्नताएं नजर आती हैं, किस तरह से प्रदेश की आर्थिक प्रवृत्तियों पर, सामाजिक, सांस्कृतिक और उनके अन्य विशेषताओं पर प्रकृति का प्रभाव देखने को मिलता है, वो सभी परिस्थितियों का अभ्यास थियरी ऑफ एडजस्टमेंट के भागरूप किया जाता है। और उसमें हम अलग अलग प्रकार के मैप का अगर बात करें तो माइग्रेशन चेंजिंग पैटर्न मैप, ह्यूमन रेसिस डिस्ट्रीब्यूशन मैप, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मैप, वो सभी प्रकार के अभ्यासों को हम मैप के आधार पर आइडेंटिफाई कर पाते हैं और अच्छी तरह उनको बता सकते हैं, सरल रूप से उनका डिस्ट्रीब्यूशन और एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यूएसए में अलग अलग महाद्वीपों से संबंधित जो भी जूथ है, उनका आवास कहाँ पर कितना है, उनको एक मैप के रूप में इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भारत में अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग राज्यों में मुख्य तौर पर जो आवास किया जाता है, या तो अलग अलग ट्राइब्स की जो संख्या है वो कौन कौन से राज्य में ज़्यादा है और उनका आवास कहाँ पर ज़्यादा है, उनको एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैप के रूप में, फ्लो मैप के रूप में देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम पूरे विश्व में जो मुख्य और प्रमुख जो ट्राइब्स हैं, उनका माइग्रेशन इस समय कौन सी डायरेक्शन में, कौन से क्षेत्रों में और वर्तमान में उनकी स्थिति कहाँ पर है, उनको अच्छी तरह एक ही मैप के आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अंत में हम बात करते हैं लॉ। तो लॉ सब्जेक्ट में भी कई ऐसे विषय के मुद्दे हैं, कई ऐसे विषय हैं जिनमें हम मैपिंग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हीट मैप की बात करें, जिसमें जो भी क्राइम रेशियो है, क्राइम के जो आंकड़े हैं, उनकी डेंसिटी को हीट मैप के आधार पर हम दिखा सकते हैं। उसके अलावा क्राइम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड बेस्ड एनालिसिस हो, क्राइम पैटर्न बेस्ड मैप हो, वो सभी प्रकार के मैप को हम इसके आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वाशिंगटन डीसी में अलग अलग प्रकार के वायलेंट क्राइम के रेशियो को आइडेंटिफाई किया हुआ, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे ये क्राइम की संख्या और डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। उसी के साथ साथ
यहाँ पे भारत में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग प्रकार के जो भी सुसाइड्स केसेस हैं उनकी संख्याओं के आधार पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया है स्टेट वाइज, उनको हम एक फ्लो मैप के आधार पर देख पा रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में जो होमिसाइड्स केसेस हैं वो गन के थ्रू, नीप के थ्रू, अदर के थ्रू, उनके रेशियो को एक आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्राइम रेट को 3 रूप से समझने की कोशिश की गई है। एक तो जो केसेस है वो मतलब प्लस हुए हैं या माइनस हुए हैं, उसके सामने उन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी प्लस हुई है या माइनस हुई है, और साथ में उन क्षेत्र में जो भी परसेंटेज ऑफ क्राइम रेट है वो कितना है, उनको 3 स्केल में रखा गया है, हाई, मिडल एंड लो, और उसके आधार पर 3 प्रकार के आंकड़ों को एक ही मैप में समझने का प्रयत्न किया गया है। कई ऐसे कॉमन मैप भी होते हैं, वो सभी विषयों में उपयोग में लिए जा सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी टॉपिक पर अपना काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कोई एक लोकेशन से जुड़ा होगा, कहीं ना कोई एरिया से जुड़ा होगा, स्पेस से जुड़ा होगा, तो उसके संबंधित अपना जो स्टडी एरिया मैप है उनको हम इजीली समझने के लिए एक अपने रिसर्च पेपर में, अपने स्टडी पेपर में, अपने संशोधन में रख सकते हैं। इसके अलावा एरिया वाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो भी मैप है वो सभी प्रकार के आंकड़े के साथ जो प्रदेश या क्षेत्र से जुड़े हुए उन सभी को हम अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन वाइज जो मैप होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर जो भी लोकेशन है उनको मैप पर बताकर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हो उस प्रकार के मैप हो, उनको हम सभी विषयों में ले सकते हैं। और इसके अलावा टाइम सीरीज डेटा मैप हो, उनका भी अभ्यास हम सभी विषयों के भाग रूप अगर आंकड़े प्राप्त हैं प्रदेश के आधार पर तो ले सकते हैं। तो ये एक अलग अलग 2 लोकेशन स्टडी एरिया मैप है जो यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो ये जो है वो ये लोकेशन मैप है जो मैंने अभी बताया था। लोकेशन वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक ही मैप में अलग अलग प्रकार के लोकेशन के साथ अगर उनको आइडेंटिफाई करना है तो ये है। और इसके अलावा यहाँ पर नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो मैप है वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। लास्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग टाइम सीरीज आधारित एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड डेटा है, उनका यहाँ पर एक मैप यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से भी हम अलग अलग क्षेत्र से संबंधित इंटरेक्शन को दिखाने के लिए भी इस प्रकार के मैप का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो भी समूह हैं उनको पर्टिकुलर ट्राइब्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, अलग अलग प्रदेश के जो लोग हैं वो पर्टिकुलर इंडिया में कोई एक कम्युनिटी में कितने परसेंटेज के साथ आवास और वसवाट कर रहे हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। अलग अलग जो भी कम्युनिटी हैं उन कम्युनिटी को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है और वो कम्युनिटी में अलग अलग क्षेत्र को भी आइडेंटिफाई किया गया है। अब हम शॉर्ट में जल्दी हम बात करते हैं जियोग्राफिकल कंसेप्ट। जियोग्राफिकल कंसेप्ट में सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो वो है लोकेशन। लोकेशन में खास तौर पर अलग अलग प्रकार के लोकेशन का लोकेशन बेस्ड स्टडी ज्योग्राफी विषय में किया जाता है। जैसे कि हम बात करें कि चाहे वो अर्बन रीजन हो या चाहे रूरल रीजन हो, अलग अलग प्रदेश में कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं कि उनका महत्व अन्य क्षेत्रों की तुलना में विशेष होता है। लोकेशन में अलग अलग प्रकार के लोकेशन में रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर कोई लोकेशन को हम अदर लोकेशन के साथ संबंधित रखते हुए उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी विशेषताओं को बताते हैं। जबकि एब्सोल्यूट लोकेशन है वो पर्टिकुलर लोकेशन को बताया जाता है लेट लॉन्ग के साथ और पर्टिकुलर जगह पर। उस तरह से
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोकेशन भी होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि हमारा नेटिव प्लेस हो, हमारा विलेज हो, हमारा घर हो, हम जहाँ पे बड़े हुए हैं वो जगह हो, वो सब इनफॉर्मल लोकेशन है। जबकि फॉर्मल लोकेशन की हम बात करें तो हमारे जो भी व्यवसाय के क्षेत्र रहे हो, हमारे अलग अलग व्यवसाय से संबंधित और ज़रूरतों के आधार पर जो भी हम अलग अलग प्लेस की विजिट करते हैं वो सारे के सारे फॉर्मल लोकेशन हैं। उसके अलावा तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोकेशन की हम बात करते हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लोकेशन पर लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उन जगह पर उन जगहों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर, व्यक्ति के दृष्टिकोण पर और उनके वर्तन पर, बिहेवियर पर देखने को मिलता है। कोर एंड पेरिफेरी लोकेशन, खास करके अर्बन ज्योग्राफी के भाग रूप में कोर एंड पेरिफेरी लोकेशन का अभ्यास किया जाता है, जैसे कि शहर के केंद्र से बाहर के विस्तार की ओर अलग अलग सुविधाओं का वितरण क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पैटर्न क्या है, अलग अलग जगहों की प्राइस और डिमांड रेशियो क्या है, केंद्र से पराविस्तार की ओर समस्याओं में क्या विभिन्नता है, समस्याओं के स्वरूप में क्या विभिन्नता है। इस तरह से आवास से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाओं से संबंधित, जरूरतों से संबंधित कोर और पेरिफेरी कंसेप्ट को साथ रखते हुए शहर के केंद्र विस्तार से लेकर बाहर के विस्तार की ओर के अभ्यास के मुद्दों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसी तरह से जो अलग अलग होते हैं, उसी तरह से कई अलग अलग ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन हो या कई ऐसे इकोनॉमिक डेवलप्ड रीजन हो जहाँ पे इस प्रकार के लोकेशन का विशेष महत्व होता है, चाहे वो रेसिडेंशियल एरिया के रूप में हो या तो व्यवसायिक क्षेत्र के रूप में हो। तो इन लोकेशनों का एक महत्व होता है और जब भी हम स्टडी करते हैं तो इन लोकेशन को अपने अभ्यास में ध्यान में रखकर अगर उस टॉपिक को अगर डिटेल से हम एनालाइज करें तो हमें और भी रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं या तो उसमें समाधान की ओर हमें एक रास्ता मिल सकता है। इसके अलावा हम कई अलग अलग शहरी क्षेत्रों में देखते हैं तो लेफ्ट राइट लोकेशन, फ्रंट बिहाइंड लोकेशन, इन लोकेशनों का कम डिस्टेंस में काफ़ी मतलब भिन्नताएं होती हैं। सेम जगह है, बहुत कम डिस्टेंस में फ्रंट और बिहाइंड होने के नाते उसमें उनकी प्राइस को लेकर, उनकी डिमांड को लेकर, उस प्लेस पर जो इंटरेक्शन हो रही है उनको लेकर, लोगों के मतलब जो भी व्यवहार है उनको लेकर उसमें काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। खास करके कौन से ऐसे स्टडी है जहाँ पे इन सभी लोकेशनों का इन सभी इन कंसेप्ट का हम उपयोग कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट, डिमांड, इकोनॉमिक वैल्यू, लोकल इश्यू एंड प्रॉब्लम, वैल्यू एंड बेनिफिट, पीपल माइंडसेट एंड कल्चर, इन सभी टॉपिक पर अगर हम काम करते हैं तब ये लोकेशन का अभ्यास जरूरी है। सेकंड कंसेप्ट ज्योग्राफी का है डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ फिजिक्स का एक रूल्स भी जुड़ा हुआ है, डिस्टेंस डिके लॉ। डिस्टेंस की दूरी कम होने के साथ लोगों के जो भी इंटरेक्शन है, रिलेशन है, वो कैसे बदलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हम जहाँ पे भी आवास करते हैं, जहाँ पे भी हम रहते हैं, वहाँ पे हमारे आसपास के नज़दीक के डिस्टेंस में रहने वाले जो रिलेटिव हैं उनकी कंपेरेटिवली दूर के जो रिश्तेदार, दूर के डिस्टेंस में रहने वाले जो रिलेटिव हैं उनके साथ हमारा कम इंटरेक्शन होता है और उन्हीं कारण की वजह से हमारे उनके साथ हमारी निकटता कम होती है। तो डिस्टेंस को लेकर यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंसेप्ट को और क्लैरिफाई किया गया है। नो डिस्टेंस, मोर इंटरेक्शन, क्लोज रिलेशन। इंटरेक्शन एंड रिलेशन वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंटरेक्शन की फ्रीक्वेंसी, इंटरेक्शन का ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन तय करता है कि वो रिलेशन किस प्रकार का है, चाहे वो दो व्यक्ति के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है या व्यक्ति और ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन हो रही है या जूथ के बीच में इंटरेक्शन हो रही है। तो उनमें जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन का जो समय और इंटरेक्शन के समय के साथ उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तय करता है टाइप्स ऑफ रिलेशन को। नो डिस्टेंस
मोर इंटरेक्शन, इट मीन्स जो नज़दीक का है, नेबर में है, जो कम डिस्टेंस में है, उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली मोर डिस्टेंस। ओके, और जहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होती है उन क्षेत्र के साथ, उन व्यक्ति के साथ, उन जुट के साथ, उन समाज के साथ क्लोज रिलेशन होते हैं। उसी तरह से अगर हम सोशल डिस्टेंस की बात करें, सोशल डिस्टेंस एक अलग बात है, तो मोर सोशल डिस्टेंस, नो इंटरेक्शन एंड फेयर रिलेशन। ठीक है, जब फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो सोशल डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और सोशल डिस्टेंस भी बढ़ जाता है तो भी इंटरेक्शन कम होती है, और जो इंटरेक्शन कम होती है उसकी वजह से जो रिलेशन होते हैं वो फेयर रिलेशन होते हैं, वह दूर के रिलेशन होते हैं। उसके बाद हम बात करें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, मोर इंटरेक्शन, क्लोज रिलेशन। हाई फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब कि कोई शहर छोटा है, कोई शहर का ज्योग्राफिकल एरिया कम है, तो वहां पे प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है। और हाई प्रॉक्सिमिटी इट मीन्स एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति या लोगों के बीच या जुट के बीच मोर इंटरेक्शन, और मोर इंटरेक्शन इट मीन्स उस सिटी में लोगों के एक दूसरे के साथ के जो रिलेशन होते हैं वो क्लोज रिलेशन होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अपना कोई डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल हेडक्वार्टर टाउन है और उनकी कंपैरेटिवली हम मेगा सिटी की बात करते हैं, तो मेगा सिटी में लाखों की संख्या में सिटी के ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा होने के कारण लोगों के बीच जो संबंध होते हैं वो फेयर रिलेशन होते हैं, दूर के संबंध होते हैं, कम इंटरेक्शन होती है। और साथ ही साथ हम अपने विलेज की बात करें, हम अपने छोटे से टाउन की बात करें, तो वहाँ पे व्यक्ति और फैमिली का एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसको हम समझ पाते हैं। उसके बाद हम स्पेस की बात करें, अलग अलग स्पेस पर लोगों का जो एटीट्यूड और बिहेवियर होता है वो कैसे चेंज होता है, किस तरह से हम अपने आसपास कई ऐसी जगह को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनका व्यक्ति के वर्तन पर, व्यक्ति के बिहेवियर पर, व्यक्ति के एटीट्यूड पर और व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन पर, उनके रिलेशन पर किस तरह से इफेक्ट करता है, किस तरह से अलग अलग जगहों पर जो इंटरेक्शन हो रही है, जो दो व्यक्तियों के बीच इंटरेक्शन हो रही है, वो जगह के आधार पर हम उनके रिलेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इस तरह से कोई एक स्पेस का इंपॉर्टेंस व्यक्ति के एटीट्यूड, व्यक्ति के बिहेवियर, व्यक्ति के इंटरेक्शन और रिलेशन पर क्या होता है, उनके संबंध में ये स्पेस को समझा जाता है। अलग अलग अपने आसपास कई प्रकार की स्पेस होती है। यहाँ पे मुख्य तौर पर 3 प्रकार की स्पेस की बात की जाती है सोशल ज्योग्राफी में। थ्योरेटिकल स्पेस, उसमें ऑर्गेनिक स्पेस, परसेप्चुअल स्पेस एंड सिंबॉलिक स्पेस। ऑर्गेनिक स्पेस जो जहाँ पे हम बड़े हुए हैं वहाँ पे हमारा एटीट्यूड, बिहेवियर अलग होगा। जहाँ जिस जगह का हमें अनुभव है वहाँ पे दूसरी बार हम जाते हैं तो उनका अनुभव अलग होगा। जो सांकेतिक जगह है, हम ट्रैफिक शहर में हम अलग अलग प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल और उनके सामने रिस्पॉन्स करते हैं, जहाँ पे ओनली फॉर हम ट्रैफिक सिग्नल के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो वो भी एक जगह है। स्पाशियल स्पेस, इंटीमेट स्पेस, जो खास करके नज़दीक के लोग, जहाँ पे हमारे फैमिली के रिलेशन होते हैं, उनके बीच उन जगह में हमारा इंटरेक्शन होता है। पर्सनल स्पेस, जो कहीं ना कहीं हम अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, ज़रूरतों से जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे कुछ पर्सनल स्पेस भी होते हैं। सोशल स्पेस, जो सोशल गैदरिंग की जगह रहती है, जहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शन के आधार पर अलग अलग प्रसंग में सोशल स्पेस में मिलते हैं और उनमें जो संबंध बनते हैं।